नमस्कार, मैं हर्ष कुमार। स्वागत है आज के डिबेट में। आज हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रही की सियासी घमासान के बारे में। क्या महाराष्ट्र में एनसीपी अब शिवसेना बन जाएगी? क्या जिस तरह से उद्धव ठाकरे को झटका बीजेपी ने दिया था, वैसा ही शौक शरद पवार को अजीत पवार के रूप में मिल सकता है? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना पार्ट 2 हो गया है? क्या बिहार में जो विपक्ष एकता की बैठक हुई थी, जिसमें चाणक्य शरद पवार कहे जा रहे थे, उन्हें उनके घर में ही उनके भतीजे ने मात दे दी है? हालांकि मात दी है या नहीं ये तो बाद में बताई जाएगी। फिलहाल खबर यह है कि अजीत पवार 3 महीने में तीसरी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। पहली बार बने थे जब सुबह 5 बजे देवेश फर्नांडिस शपथ ली थी, इस्तीफा दिए। 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे के सरकार में डिप्टी सीएम बने और अब एक बार फिर वो डिप्टी सीएम बन गए हैं शिंदे के सरकार में। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो शख्स जिसे कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार ने बनाया था, कुछ प्रफुल्ल पटेल जो कि बहुत करीबी माने जाते हैं, वो भी चले गए। 17 विधायकों के समर्थन का दावा है। 8 विधायकों को मंत्री बना दिया गया है और पार्टी पर दावा ठोक दिया गया है कि जी हम अलग से नहीं आए हैं, हम पार्टी के साथ आए हैं, पार्टी ही हम ही पार्टी हैं। 54 विधायक पार्टी के पास है। अगर 30 भी तोड़ ले जाती है तो महाराष्ट्र में एनसीपी भी शिवसेना बन जाएगी और शरद पवार को घर में ही एक बड़ी मात मिल सकती है। कमाल है। और इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में खेला हो गया? महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और इसका क्या असर होगा? क्या ये इस वजह से हुआ कि ईडी की जांच जो है वो अजीत पवार पर चल रही थी, उनकी पत्नी पर चल रही थी? क्या इस वजह से हुआ कि सत्ता का लालच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है? क्या किसी वजह से हुआ? शरद पवार अपनी पुत्री मोह में इतने ज़्यादा फंस गए कि उन्हें उनके भतीजे नज़र नहीं आए और वो चाह रहे थे कि विरासत जो है वो अपने पुत्री को दे दें, जबकि शरद पवार चाह रहे थे कि जो उनका हक है वो उन्हें मिल जाए। सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार उठ रही है और उठेंगे भी अभी। लेकिन फ़िलहाल कहानी ये है कि सोशल मीडिया पर अजीत पवार ने अपनी बायो चेंज कर दिया है और डिप्टी सीएम ऑफ महाराष्ट्र लिख दिया है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनके पास मौका था सीएम का, जब कांग्रेस कम सीट पर आई थी और उनके पास ज़्यादा सीटें थे और वो चाहते थे कि, लेकिन लंबे बात सोचकर उन्होंने नहीं किया। लेकिन अजीत पवार भी सियासत के पुराने खिलाड़ी थे, उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ खेला हो रहा है, क्योंकि वो कई बार मंच पे कह चुके थे कि उन्हें विपक्ष का नेता नहीं बनना है। और ये बड़ा दिलचस्प है, तक विपक्ष का नेता था, वो शाम होते होते डिप्टी सीएम बन गया। हालांकि इस सियासत के बीच में नुकसान जो है वो जनता का ही है और जनता जो है बेवकूफ़ बन रही है। लेकिन जनता की प्रॉब्लम ये है कि जनता भी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से जनता सोचती है कि आइडियोलॉजी ही मैटर करती है, लेकिन नेता के लिए आइडियोलॉजी मैटर नहीं करता है। स्पष्ट है, बिहार में हमने देखा नीतीश कुमार इधर जाते हैं, फिर यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। इस घटना से भी साबित होता है कि कल कोई भी देश का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ी पार्टियाँ किसी भी तरफ जा सकती है। कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लेगी। जो पार्टी कल तक पानी पी पी कर गाली देती थी, तो कोई हैरानी नहीं होगी। एक लाइन चिपका दी जाएगी कि जी हमने देश के हित में फैसला लिया है, हम चाहते हैं कि जो मुद्दे हम दूर रहकर लड़ रहे थे उसे पास जाकर लड़ें, और इस बीच में सारा समाधान जो है उनके ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में 5 साल की जो सरकार होनी थी उसमें 4 बार मंत्रिमंडल में फेरबदल हो चुका है।
पहली बार 2-2.5 साल की फिर शिंदे की सरकार और अब अजीत पवार का शामिल होने के बाद अब कहा जा रहा है कि एक और फेरबदल हो सकती है। लेकिन शरद पवार के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि शरद पवार देश को संभालने की तरफ निकले थे। और हालांकि मुझे भी लगता है कि शरद पवार ने भी थोड़ा सा गलती कर दी, पुत्री मोह में ज़्यादा चले गए। हमने कई पॉलिटिकल पार्टियों को देखा है कि पुत्र मोह में पड़ना गड़बड़ बात है। और वैसे भी महाराष्ट्र का इतिहास है, वहाँ चाचा भतीजे में बड़ा विवाद होता है। राज ठाकरे का भी पहले हो चुका है और भी वहाँ बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आज फ़िलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नया डिबेट के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।